हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस को करने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस कैसे ओरिजिनेट हुई है आईपी में, कैसे इसको जो नेशन स्टेट है वो यूज कर रहे हैं, क्या कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट करती है नेशंस के बीच में जो डिटरेंस को एप्लीकेबल बनाती हैं। तो जो डिटरेंस है, डिटरेंस क्या है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है डिटरेंस का? डिटर मीन्स टू डेटर और डिस्करेज थ्रू फियर। किसको डेटर करना है, किसको डिस्करेज करना है? पोटेंशियल एग्रेसर। पोटेंशियल एग्रेसर से अभिप्राय है कि वास्तव में एक्ट ऑफ एग्रेशन अभी हैपन नहीं हुआ है, बट देयर इज एग्जिस्टिंग थ्रेट, एग्जिस्टिंग परसेप्शन, एग्जिस्टिंग पॉसिबिलिटी कि सेकेंड एक्टर विल एक्ट अगेंस्ट द फर्स्ट एक्टर। यानी कि सेकेंड, यहां पर फर्स्ट एक्टर है वह डिटरेंस को यूज कर रहा है सेकेंड एक्टर को डिटर करने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए कि अगर सेकेंड एक्टर फर्स्ट एक्टर पर अटैक करता या उस पर किसी तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, तो जो फर्स्ट एक्टर है दैट इज इन ए पोजीशन कि वह सेकंड एक्टर को उसकी मिलिट्री अटैक किया है। यहाँ पर जो फर्स्ट एक्टर है वह मैसिवली रिटालिएट करेगा, यानी कि फर्स्ट एक्टर जो है वह सेकंड एक्टर को ह्यूज डैमेज करेगा। कि यहाँ पर जो फर्स्ट एक्टर है वह सेकंड एक्टर को मैसिवली रिटालिएट करेगा। यानी कि जो डिटरेंस है वो एक रिलेशनल कंसेप्ट है। रिलेशनल कंसेप्ट, जैसे पावर एक रिलेशनल कंसेप्ट है, एक नेशन दूसरे नेशन के कंटेक्स्ट में हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे ही जो डिटरेंस है वह भी रिलेशनल कंसेप्ट है। यानी कि ये टू नेशन या मोर देन टू नेशंस के बेस पर आधारित है। टू नेशन स्टेट यहां पर रिक्वायर्ड है, मिनिमम टू नेशन स्टेट यहां पर रिक्वायर्ड है। जो कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस है उसकी कुछ की अजम्पशंस हैं, कोर आइडियाज हैं। वो क्या हैं अजम्पशंस में हम देख लेते हैं यहां पर कि यहां पर अज्यूम किया जाता है कि नेशंस हैव कैपेबिलिटी एज वेल एज क्रेडिबिलिटी। कैपेबिलिटी से अभिप्राय है कि एक नेशन के पास इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वह मैसिवली रिटालिएट कर सकता है अगर उस पर एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है। कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन अटैक और पॉसिबल पोटेंशियल अटैक। संभावना है, अटैक अभी हुआ नहीं है, उसके कंटेक्स्ट में भी असेस कर सकते हैं कि नेशंस के पास कैपेबिलिटी है। दूसरा क्या है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक रिलेशनल कंसेप्ट है। यहां पर सेकंड नेशन के मध्य जो एक्ट ऑफ एग्रेशन कंडक्ट कर रहा है उसके अंदर यह साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है कि अगर वह फर्स्ट नेशन पर एक्ट ऑफ एग्रेशन करेगा तो फर्स्ट नेशन हैज द कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मैसिवली टू माय अटैक। यानी कि एक साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एग्रेसर पर या पोटेंशियल एग्रेसर पर कि भाई जिस पर आप एक्ट ऑफ एग्रेशन करने वाले हो वो भी इस लायक है, इस कैपेबल है कि वो आपके एक्ट ऑफ एग्रेशन को मैसिवली रिस्पॉन्ड कर सकता है। यानी कि यह रिकॉग्निशन है, साइकोलॉजिकल रिकॉग्निशन है ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नेशन। बेसिकली जो डिटरेंस की कंसेप्ट है ये बेस्ड है कि जो एक्टर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आईपी में जो एक्टर्स है दे आर द रैशनल एक्टर। क्योंकि जो जिस तरह से बीओपी की कंसेप्ट के अंतर्गत जो रियलिस्ट स्कॉलर हैं वो अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो एक्टर होते हैं दे आर द रैशनल एक्टर, तो उसी कंटेक्स्ट में जो डिटरेंस की कंसेप्ट है ये भी रैशनल एक्टर्स की रैशनलिटी में बिलीव करती है। ये फाउंडेशनल कंसेप्ट है। उसके बाद एक्टर्स आर रैशनल।
ठीक है, एक्टर्स आर रैशनल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये की अजम्पशंस है डेटरेंस की कंसेप्ट की। अब बात करते हैं कि जो डेटरेंस की कंसेप्ट है वह कैसे इवॉल्व हुई है, किस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुई है, क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डेटरेंस की कंसेप्ट के ओरिजिनेशन के। ओरिजिन ऑफ डेटरेंस कि 1713 टू 1919 का जो टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था बैलेंस ऑफ पावर का, यानी कि नेशंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती थी, एक बैलेंस एग्जिस्ट करता था 5-6 नेशंस के बीच में जो की एक्टर होते थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यानी कि बैलेंस ऑफ फिनोमिना जो रियलिस्ट नोशन है ये बेसिकली सरवाइव कर रहा था 1730 टू 1919। उसके बाद इंटरवार जो पीरियड था इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी का फिनोमिना समवट जो लिबरल नोशन था वुडरो विल्सन का कंसेप्ट था बेसिकली, ये प्रोमिनेंट था कि नेशंस एक तरह की सिक्योरिटी कम्युनिटी इवॉल्व कर रहे थे। बेसिकली जो वेस्टर्न यूरोप के नेशंस थे वो एक तरह की सिक्योरिटी कम्युनिटी इवॉल्व करना चाह रहे थे। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद देयर वाज डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस ऑन आइडियोलॉजिकल फ्रंट बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, बिकॉज दोनों पॉलिटिकली सेपरेट आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे। उस कंटेक्स्ट में डेटरेंस की कंसेप्ट एमर्ज होती है। इनिशियली क्या था, यूएस की जो पॉलिसी थी दैट इज कंटेनमेंट पॉलिसी। कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत जो यूएस था वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन जो राष्ट्र थे उनके यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर को कंडक्ट करा के उनको डायरेक्टली अपने स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंतर्गत लेके आ रहा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो कोल्ड वॉर है उसका इनिशिएशन माना जाता है बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो कंटेनमेंट पॉलिसी के तहत यूएस ने बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर कंडक्ट किए एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में यूएस का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, उस कंटेक्स्ट में जो यूएसएसआर था उसने अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी उनको इनहेंस करना स्टार्ट किया और यूएस वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया है अब तक। ठीक है, तो यूएस ने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया किस पर? जापान पर। ऑल्दो जो यूएस था वह जापान को अदर तरीके से भी कंट्रोल कर सकता था, न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किए बिना भी वह जापान को इजिली डिफीट कर सकता था, बट इट वाज द स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग अमंग द यूएस फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेटर कि अगर रशिया को फर्दर डेफर करना है, आने वाले टाइम में रशिया को अगर डेफर करना है तो वाई नॉट टू यूज जापान एज ए न्यूक्लियर अटैक साइट। यानी कि जापान पर जो न्यूक्लियर अटैक किया था यूएस ने वो डेलिबरेटली किया था यूएसएसआर को डेफर करने के लिए, यूएसएसआर के अंदर एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कि वी आर द पोजेसर ऑफ न्यूक्लियर वेपन और अगर आप हमारे खिलाफ जाते हो तो वी विल अटैक यू ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम तक यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो जापान को जो साइट बनाया गया वो टू डेटर यूएसएसआर, उस टाइम पे यूएसएसआर था। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग जो यूएसएसआर है उसने भी अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट डेवलप कर लिया। तो यूएसएसआर के पास जब न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो उस टाइम यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं, यूएस के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो उनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी उसको हम कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डिटरेंस की कंसेप्ट है वो फुल्ली एम्प्लॉय की गई यूएस और यूएसएसआर के रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ पर जब यूएसएसआर ने सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली, क्योंकि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से अभिप्राय क्या है कि अगर यूएस
यूएसएसआर पर अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से, तो यूएसएसआर वाज इन अ पोजीशन टू मैसिवली रिटालिएट यूएस एक्शन। इसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं कि फर्स्ट वी विल नॉट स्ट्राइक, बट इन केस अगर हमारे पर कोई अटैक होता है तो हम मैसिवली उसको रिटालिएट करेंगे, उस एक्ट का जो रिस्पॉन्स है उसको मैसिवली देंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स के एमरजेंस के बाद की बात है। यूएस और यूएसएसआर में जब न्यूक्लियर पैरिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पैरिटी जब यहां पर आ जाती है, तब इनके जो रिलेशन है वो डिफाइन किए गए बाय द कंसेप्ट ऑफ मैड। ये कंसेप्ट कई बार पूछी भी गई है एग्जाम पे। मैड का अभिप्राय है म्यूचुअली अश्योर्ड डेटरेंस। कहीं पे इसको डेटरेंस दे देते हैं, कहीं पर इसको डिस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो इसका जो रियल मीनिंग है डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि यहां पर दोनों नेशन के मध्य एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जाते हैं तो दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इनटू द म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि दोनों सुपर पावर का डिस्ट्रक्शन होना वहां पर सुनिश्चित है, श्योर है। इसके बाद से यूएस और यूएसएसआर के जो रिलेशन है वो मैड के टर्म से डिफाइन होने लगे, और कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन था या मैड के कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग थी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के अंतर्गत दोनों नेशंस के, कि यहां पर जो दतांश कोल्ड वार के दौरान, कि कोल्ड वार के दौरान देतांत एमर्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप होने के बाद देतांत की कंसेप्ट आती है कोल्ड वार के दौरान। तो जो देतांत था वो क्या था, बेसिकली कोल्ड वार के दौरान आ रही है सरफेस पर ये टर्म, ये था रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन सुपर पावर्स, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन बिटवीन सुपर पावर्स। ठीक है, तो देतांत की कंसेप्ट एमर्ज होती है आफ्टर द एमरजेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैड इन आईपी। देतांत के अंतर्गत जो दोनों सुपर पावर थे उन अपने अंतर्गत जो आइडियोलॉजिकल बैटल चला आ रहा था उसको थोड़ा रिलैक्स किया, टेंशन को थोड़ा रिलैक्स किया। देतांत के सरफेस पर आने से पहले जो यूएसएसआर था वह फुल स्केल कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वॉर के लिए रेडी था। ठीक है, यानी कि दोनों नेशंस, इनिशियली यूएस वाज रेडी फॉर द वॉर, आफ्टर जब यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया तो यूएसएसआर जो था वह बोथ टाइप के वॉर्स के लिए फुल्ली रेडी था। इस फेज के बाद एमर्ज होता है देतांत की फेज, जहां पर टेंशन रिलीज हुई। देतांत को रिवर्स किया गया रिगन एडमिनिस्ट्रेशन ने, रिगन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, इन्होंने स्टार्ट किया स्टार वार प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक वार इनिशिएटिव। ठीक है, तो स्टार वार प्रोग्राम्स के कंटेक्स्ट में देतांत की जो फेज थी वो एंड हो गई, और इसका रीजन क्या था कि जो यूएसएसआर था उसने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था, तो उसके कंटेक्स्ट में ये था कि यहाँ पर देतांत की जो फेज है वो एंड हो गई, यानी कि कोल्ड वार, सेकेंड फेज ऑफ कोल्ड वार बिगिन होती है स्टार वार प्रोग्राम्स के साथ, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया। अब बात करते हैं कि जो डिफरेंस है उसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्या है और किस तरह से यूएस की जो पॉलिसीज थी उसको डिफरेंस के कंटेक्स्ट में डिफाइन किया है स्कॉलर्स ने। स्ट्रेटेजीज टू डिफरेंस, बेसिकली जो डेटरेंस है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, बिकॉज ये दिखाती है कि नेशन इज बोथ विलिंग एज वेल एज अनविलिंग टू अटैक। ठीक है, तो ये नेशंस की विलिंगनेस और अनविलिंगनेस दोनों को शो करती है। तो डेटरेंस को जो इंश्योर किया जाता है उसके अंतर्गत दो स्ट्रेटेजीज आती हैं, एक तो है डेटरेंस बाय डिनायल, एक है डेटरेंस बाय पनिशमेंट। डेटरेंस बाय डिनायल से अभिप्राय है कि वुड बी एग्रेशन विल डेफिनेटली फेल,
यानी कि अगर आप मेरे पे अटैक करते हो देन जो आपका अटैक है वो डेफिनेटली फेल होगा। यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अनदर नेशन। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल यूएस का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सभी नेशंस के यहाँ पर अंडरस्टूड है कि अगर वो यूएस पर अटैक करेंगे तो यूएस की जो कैपेबिलिटी है उसको वो डिफीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर यूएस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। डिटरेंस बाय पनिशमेंट का अभिप्राय है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बात करता है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। ठीक है, इंडिया इज न्यूक्लियर वेपन स्टेट और सभी नेशंस को पता है कि अगर इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो इंडिया विल मैसिवली रिटालिएट टू दैट अटैक। यानी कि यहाँ जो डिटरेंस है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि यूएस का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो डायरेक्ट डिटरेंस क्रिएट करता है नेशंस के लिए। वही डिटरेंस एक्सटेंडेड भी हो सकता है, जिस तरह से नेटो है, नेटो को यूएस ने फॉर्म किया और ये इसके तहत जो यूएस है वह अपने नेटो के जो कंट्री है या यूरोपियन जो अलायंस है उसको अश्योर करता है कि अगर यूरोपियन नेशंस पर किसी तरह का कोई अटैक होता है तो उसको यूएस उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यूएस यूरोपियन नेशंस को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पर यूएस ने डिटरेंस को एक्सटेंड कर दिया है यूरोपियन नेशन के कंटेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि एक जो यूएस की पॉलिसी रही है डिटरेंस के कंटेक्स्ट में ड्यूरिंग द कोल्ड वार, उसके बारे में स्कॉलर्स के क्या विचार हैं। तो यहाँ पर एक स्कॉलर है हरमन, इन्होंने यूएस की जो डिटरेंस पॉलिसी है, यूएस डिटरेंस पॉलिसी, उसके बारे में कहा है कि टाइप 1 डिटरेंस, टाइप 1 डिटरेंस क्या है, टाइप 2 डिटरेंस क्या है, डी फॉर डिटरेंस। टाइप 1 डिटरेंस के अंतर्गत वो रखते हैं टू डेफर या टू डेटर लार्ज स्केल अटैक ऑन सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री, सिविलियन एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविलियन पॉपुलेशन पर या मिलिट्री जो एसेट है, मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज है, इंस्टॉलेशंस है, वहां पर लार्ज डायरेक्ट अटैक ना हो उसको डेटर करना है। टाइप 2 डिटरेंस जो था यूएस की पॉलिसी के अंतर्गत वो था टू डेटर पोटेंशियल एग्रेशन, टू डेटर प्रोवोकेटिव प्रोवोकेटिव अटैक या एक्शन शॉर्ट ऑफ ए रियल अटैक। यानी कि वास्तव में रियल अटैक यहां पर हुआ नहीं है लेकिन रियल अटैक होने की संभावना है, उसको डेफर करना भी यूएस की डिटरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि टू लिमिट डैमेज। अगर वॉर हो जाता है तो उस वॉर से होने वाली जो डैमेज है, जो नुकसान है, उसको लिमिट करना है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये भी था कि टू सेटल डिस्प्यूट बाय नेगोशिएशंस, की जहाँ तक हो सके इस तरह की डिटरेंस क्रिएट करना नेशंस के मध्य, नेशंस के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि भाई आप डिफीट नहीं कर सकते हो यूएस को, इसलिए अच्छा है कि यूएस के साथ जो भी इश्यूज है उनको आप नेगोशिएशन से रिजॉल्व कर लो। और इसका एक ऑब्जेक्टिव यानी कि पीसफुल सेटलिंग डिस्प्यूट, और इस तरह से जो आर्म्स रेस है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, और इस तरह से जो वॉर के होने की जो संभावना है उनको कम करना, यानी कि टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग वॉर्स। तो ओवरऑल जो डिटरेंस पॉलिसी थी कोल्ड वार के दौरान वो सेकंड जो नेशन था उसको डेटर करना था, उसको डेफर करना था टू इनिशिएट ए वॉर अगेंस्ट यूएस। कोल्ड वार के बाद यूएस की जो डिटरेंस पॉलिसी है उसमें क्या कुछ परिवर्तन आते हैं। एंड ऑफ कोल्ड वार के बाद, एंड ऑफ कोल्ड वार 1995 में यूएस एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है जिसका टाइटल था पोस्ट कोल्ड वार डिटरेंस।
तो इसके तहत जो यूएस है वह डिक्लेयर करता है कि रिलेशन विद रशिया, यूएसएसआर का जो लार्जेस्ट सक्सेसर स्टेट था दैट वाज रशिया, कि रिलेशन विद यूएसएसआर कंटिन्यू टू बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैड, यानी कि रशिया के साथ हम अभी भी म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पर बिलीव करते हैं, मैड के आधार पर रिलेशन डिसाइड होंगे हमारे रशिया के साथ। उसके अलावा जो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, जो माइनर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रखते हैं, उनसे इंश्योर करना है कि वह किसी भी कीमत पर यूएस के जो इंटरेस्ट है उनको थ्रेटन ना करे। अगर वो यूएस के इंटरेस्ट को थ्रेटन करते हैं तो यूएस जो करेगा मैसिव रिटालिएशन करेगा, मैसिव रिटालिएशन। साथ में यूएस प्री एम्पटिव वॉर के लिए भी जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर रेस्ट नहीं करती है, वेपन नहीं है जिनके पास, उन जिन नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको यूएस रिफ्रेन करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए। तो यहां पर जो यूएस है वह उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी जो डिफेंस पॉलिसी है, वह नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने से मना करती है। कहीं ना कहीं यूएस ने जो इंडिया पर सैंक्शन लगाए 1974 पोखरण 1 के बाद, 1998 में पोखरण 2 के बाद, वो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था, ठीक है। तो यहां पर नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की में यूएस उनको रिफ्रेन करता है। और रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लाइक मिडल ईस्ट है या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो इशू है, वहां पर जो यूएस क्या करता है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए जो यूएस है वह कन्वेंशनल जो वारफेयर है उसमें बिलीव करता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल वारफेयर, यही कारण है कि जो साउथ कोरिया है वहां पर बहुत सारे यूएस के ट्रूप रहते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको सेटल करने के लिए बहुत सारे यूएस के जो ट्रूप है वो साउथ कोरिया में सेटल्ड है, इवन जापान में सेटल्ड है, और मिडल ईस्ट के भी बहुत सारे जो नेशंस है वहां पर यूएस के ट्रूप रह रहे हैं। जो डेटरेंस है उसको क्वेश्चन किया इन द केस ऑफ एमरजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कंटेक्स्ट में डेटरेंस को क्वेश्चन किया जाने लगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2001 में जो अटैक हुआ था उससे क्लियर कट ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको लोकेट करना काफी डिफिकल्ट है, और नॉन टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन के कारण जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास ये अज्यूम किया जा रहा है कि दे माइट हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। तो उनके उस सिचुएशन में जो डिफरेंस की पॉलिसी है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के कंटेक्स्ट में काम नहीं करती। तो उस कंटेक्स्ट में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने प्री एम्पटिव वॉर को डिवाइस किया। प्री एम्पटिव वॉर के अंतर्गत जो यूएस है वो ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल एग्रेसर है उनको फर्स्ट स्ट्राइक का ऑप्शन यूएस प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि यूएस को कहीं से भी ऐसा लगेगा कि वी आर हैविंग पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम दिस रीजन या दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो वह डायरेक्टली उस पर अटैक करेगा, यानी कि यूएस विल नॉट वेट फॉर द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ द एग्रेशन, यूएस पहले स्ट्राइक करेगा। प्री एम्पटिव वॉर यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन को डेवलप करने से पहले यूएस जो नॉन स्टेट एक्टर्स है या जो अदर पोटेंशियल एग्रेशन है जो यूएस के इंटरेस्ट को थ्रेटन कर सकते हैं उसको फर्स्ट स्ट्राइक से पहले ही यूएस उसको कर्टेल कर देगा, यानी कि विल नॉट वेट फॉर फर्स्ट स्ट्राइक। और यही कारण था कहीं ना कहीं कि जो ये यूएस है उसने अफगानिस्तान पर इन्वेजन किया 2001 में, उसके बाद यूएस ने इराक पर अटैक किया 2003 में, ठीक है। और अभी हाल ही में यूएस और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें वहां पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो ईरान दैट इज डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो उन न्यूक्लियर वेपन्स को कर्टेल करने के लिए ये
कि ईरान न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना कर पाए, इसलिए तो ईरान को रोकना न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने से, ये भी यूएस का एक ऑब्जेक्टिव है, जो उसके डिटरेंस डॉक्ट्रिन जो 1995 के बाद आया था उसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए यूएस और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये है डिटरेंस पॉलिसी। ये बेसिकली रियलिस्ट कंसेप्शन है, रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, जो रियलिस्ट स्कॉलर है उनके अकॉर्डिंग इट वाज द पॉलिसी ऑफ डिटरेंस, जिसके कारण दो सुपर पावर है उनके मध्य जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में तब्दील नहीं हुआ और वह कोल्ड का कोल्ड ही रह गया, यानी कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएस और यूएसएसआर में हैपन नहीं हुई इतने लंबे टाइम से। तो वो अपने आप में जो डिटरेंस की पॉलिसी है उसकी यूजफुलनेस को डिनोट करता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ डिटरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर कंसेप्ट हैं आईपी के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।